ये रे बेटा इंसिडेंट हो रही, और सपोज अपन कह रहे कि इसका इंसिडेंट एंगल अल्फा है, अल्फा एंगल पर बेटा इंसिडेंट हो रही, तो हमें पता है एंगल आई इक्वल्स टू क्या होता है, एंगल आर। तो ये भी बेटा अपन कह रहे कि एंगल अल्फा होगा, तो ये एंगल अल्फा हो गया। अभी यहाँ पर फर्दर ये रिफ्लेक्ट बैक होगा, तो ये अपन कह रहे कि वापस रिफ्लेक्ट होगा। अभी अपन कह रहे ये अल्फा है, तो ये एंगल कितना होगा, इसको अपन लिख सकते हैं 90 माइनस अल्फा। क्लियर, ये 90 माइनस अल्फा है, तो ये एंगल अपने पास कितना होगा, तो इसको अपन कह सकते हैं 90, ये जो एंगल सपोज अपन कह रहे कि x के इक्वल है, तो उसको अपन कहेंगे 180 माइनस 90 माइनस अल्फा और माइनस थीटा होगा, है ना। ये एंगल अपन कह रहे कि अपने को मिल गया x, और उसकी वैल्यू अपन लिख सकते हैं 90 प्लस अल्फा माइनस थीटा के इक्वल होगा। और अगर मुझे ये एंगल चाहिए, तो ये एंगल क्या होगा 90 माइनस एक्स, तो x को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमें मिला थीटा माइनस अल्फा के इक्वल होगा। अभी देखो एंगल ऑफ डेविएशन कैसे अपन डिसाइड करेंगे, तो ये रे जाना तो इधर चाहिए थी, ये बेटा यहाँ से सीधी स्ट्रेट जाना चाहिए थी, बट अपन कह रहे कि इतने एंगल से ये डेविएशन हो गया, ये इसका एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा वन होगा। फिर सेकेंड अपन कह रहे कि रे स्ट्रेट इस डायरेक्शन में जाना चाहिए थी, दूसरा डेविएशन अपन कह रहे कि ये हो गया, ये डेविएशन डेल्टा टू हो गया। दोनों का रोटेशन का सेम है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसलिए अपन कह रहे दोनों को ऐड कर देंगे। जब टोटल डेविएशन अपन को पूछा जाएगा, तो टोटल डेविएशन का अपन कहेंगे डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू के इक्वल होगा। डेल्टा वन कितना होगा, तो हम कह सकते हैं 180 माइनस टू अल्फा बेटा, ये फर्स्ट डेविएशन, ये वाला डेविएशन टोटल 180 होना चाहिए, 180 में से 2 अल्फा को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 180 माइनस 2 अल्फा, ये बेटा फर्स्ट डेल्टा वन हो गया। सेकेंड में अपन डेविएशन की बात करें तो ये हो गया प्लस 180 माइनस 2 इंटू थीटा माइनस अल्फा होगा, ये टोटल डेविएशन है। मतलब इसको अपन लिखे तो 180 माइनस 2 अल्फा प्लस 180 माइनस 2 थीटा प्लस 2 अल्फा के इक्वल होगा। प्लस 2 अल्फा माइनस 2 अल्फा कैंसिल आउट, मीन्स ये अपने को मिला 360 माइनस 2 थीटा, ये टोटल एंगल ऑफ डेविएशन है। एज ए फॉर्मूला बेटा अपन याद रख सकते हैं। देखो यहाँ पर केवल इंक्लिनेशन एंगल थीटा पर डिपेंड कर रहा है डेविएशन, उसके इंसिडेंट एंगल अल्फा पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये जो एंगल ऑफ डेविएशन दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा है, इंसिडेंट एंगल है, इंडिपेंडेंट ऑफ इंसिडेंट एंगल है, इंसिडेंट एंगल का इंडिपेंडेंट है। इसको एज ए जनरल कंसेप्ट अपन याद रखेंगे कि जो टोटल डेविएशन है वो 360 माइनस 2 थीटा के इक्वल होगा। लेते हैं टोटल डेविएशन, अभी हमने कहा है इंडिपेंडेंट ऑफ इंसिडेंट एंगल होता है, तो डेविएशन अपने पास क्या मिलेगा 360 माइनस 2 इंटू 90 होगा, थीटा की वैल्यू बेटा 90 है, तो कितना हो गया 180 डिग्री, ये थीटा 90 डिग्री है, तो रे है वो क्या होगी एंटी पैरेलल होगी। ये जैसे रे यहाँ पे इंसिडेंट है और ये अपन कह रहे कि रिफ्लेक्शन है, ये इस टाइप से बेटा एंटी पैरेलल होगी। मतलब टोटल डेविएशन है आफ्टर रिफ्लेक्शन 180 डिग्री पर जाएगी। नेक्स्ट अपन देखेंगे इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय टू पैरेलल प्लेन मिरर, टू पैरेलल प्लेन मिरर, टू पैरेलल प्लेन मिरर कितना इमेज बनेगा वो अपन देखेंगे। इमेज फॉर्मेशन बाय टू पैरेलल प्लेन मिरर।
फॉर एग्जांपल दो मिरर है बेटा, एक मिरर है, ये दूसरा मिरर है, दोनों मिरर के बीच में एक ऑब्जेक्ट बेटा आपने रखा है और मिरर के बीच का जो सेपरेशन है वो d के इक्वल है। ये जो डिस्टेंस है वो d के इक्वल है। अब बेटा एक ऑब्जेक्ट ऐसे रखा गया, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये मिरर बेटा m1 है, ये मिरर m2 है। इस मिरर m1 से बेटा इसकी डिस्टेंस a है, मिरर m2 से इसकी डिस्टेंस b के इक्वल है। मिरर 1 से बेटा डिस्टेंस a है और मिरर 2 से इसकी डिस्टेंस b है। सिमेट्रिसिटी में नहीं रखा है। तो अभी अपन कह रहे कि अगर फर्स्ट इमेज की बात करें तो हमने प्रॉपर्टी देखा था, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बेटा सेम होता है। तो ये यहाँ से रे रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ से इधर जाएगा, इस पॉइंट से इधर, और इस टाइप से अपन करें इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस है वो फॉर्म होगी। इस पॉइंट से ये जो रे है वो यहाँ से आती हुई दिखेगी। तो ये अपन कह रहे कि फर्स्ट मिरर में फर्स्ट इमेज बनेगा। ये जो है सेकेंड मिरर में सेकेंड इमेज होगा। अगर अपन इसकी बात करें बेटा तो ये अपने पास दूसरा रिफ्लेक्शन हो गया, ये तीसरा, इस टाइप से इसमें भी बेटा इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी। ये रे यहाँ से आती हुई दिखेगी, ये रे ऐसे बेटा आती हुई दिखेगी। देखो अभी अपन कैसे इमेज फॉर्म करेंगे। ये जो है वो फर्स्ट इमेज इन फर्स्ट मिरर है, ये फर्स्ट इमेज इन सेकेंड मिरर है, ये सेकेंड इमेज इन सेकेंड मिरर है, ये सेकेंड इमेज इन फर्स्ट मिरर है। ये बेटा डिस्टेंस a है तो ये भी डिस्टेंस कितना होगा, a होगा। और अभी अपन कह रहे कि ये डिस्टेंस फर्दर बेटा किसके इक्वल होगा, b के इक्वल होगा। ये डिस्टेंस b हो गया, ये डिस्टेंस बेटा अपन कह रहे कि b हो गया, और ये डिस्टेंस अपन कह रहे कि a हो गया। अभी देखो अपन वैसे वो दूसरे वाला बी कैसे हुआ? देखो अच्छा, वो अब रिफ्लेक्टेड है। हाँ रिफ्लेक्ट, देखो अभी बेसिकली क्या है, ये फर्स्ट जो इमेज है, ये बेटा फर्स्ट इमेज है, इसकी इमेज अपन कह रहे कि ये इस सेकेंड मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। तो ये टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, 2a प्लस बी हो गया। क्लियर। तो अभी इस मिरर से डिस्टेंस 2a प्लस बी होना चाहिए उसकी। तो अभी अपन कह रहे हैं यहाँ से ऑब्जेक्ट जो है ये बेटा अपन का डिस्टेंस a हो गया और ये 2a प्लस बी हो गया, और जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस इमेज का होना चाहिए। तो इसके लिए जो सेकेंड इमेज बन रही है, ये तो फर्स्ट हो गया, ये b है तो ये भी डिस्टेंस बेटा b हो गया। अभी अपन कह रहे कि इससे ये डिस्टेंस कितना, इससे डिस्टेंस है 2a प्लस बी, और इससे भी डिस्टेंस 2a प्लस बी होना चाहिए, है ना। तो ये 2a होगा, ये जो डिस्टेंस है वो 2a होगा। फिर देखो ये जो इमेज है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। ये जो फर्स्ट इमेज है सेकेंड इमेज है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो ये डिस्टेंस कितना है, a प्लस बी और b, तो 2b प्लस a है। तो अभी अपन कह रहे कि इतनी डिस्टेंस ये होना चाहिए a, तो ये बेटा अपन कह रहे कि 2b हो गया। तो अभी अपन इमेज का फॉर्मेशन कैसे देखेंगे, जैसे अपन m1 की बात करें, ये m2 हो गया। सबसे पहले बेटा m1 में फर्स्ट इमेज जो बन रही है, ये दोनों में फर्स्ट इमेज a डिस्टेंस पर है, सेकेंड में बेटा b डिस्टेंस पर है। अभी हम इसमें क्या करेंगे, a प्लस मतलब d को ऐड करना होगा, दोनों मिरर के बीच की डिस्टेंस दी है, d को ऐड कर देंगे। तो ये अपने को मिला b प्लस डी, और ये हो गया a प्लस डी। ये सेकेंड इमेज की डिस्टेंस हो गया। फिर थर्ड इमेज की डिस्टेंस अगर देखें तो इसमें वापस d को ऐड करना है ऐसे। तो ये कितना हो गया, a प्लस 2d हो गया। ये कितना हो गया, b प्लस 2d हो गया।
अभी देखो फर्स्ट इमेज के बीच की डिस्टेंस अगर देखें, जैसे फर्स्ट इमेज बेटा इसका एक ये हो गया और इसकी फर्स्ट इमेज ये, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना है 2a प्लस 2b, मतलब 2d हो गया। तो इसको अपन क्या लिखेंगे डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, a प्लस d प्लस b एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 2d। a प्लस बी डी के इक्वल है और एक d और हो गया, ये पूरा डिस्टेंस को ऐड करना है। अभी अपन इसकी इमेज के लिए ये पूरी डिस्टेंस को ऐड करेंगे। सेकंड इमेज के बीच की डिस्टेंस अगर देखें तो वो अपने को मिलेगा 2d a प्लस डी प्लस सॉरी ए और ये बी था, बी प्लस डी प्लस ए प्लस डी। तो यहाँ से अपने को मिला 4d। ये सेकेंड के बीच का डिस्टेंस हो गया। थर्ड के बीच का बेटा अपन डिस्टेंस देखे तो यहाँ से अपने को मिलेगा a प्लस 2d और ये d और ऐड करेंगे 5d और 6d, मतलब ये अपने को 6d हो गया। इसी टाइप से बेटा अगर हम जनरलाइज करें nth इमेज के बीच का डिस्टेंस देखें तो वो कितना हो जाएगा 2n d के इक्वल होगा। n दोनों की n इमेज के बीच का डिस्टेंस अगर देखें तो 2n d के इक्वल होगा। n यहाँ पर नंबर है, जैसे फर्स्ट में बेटा n1 था तो 2 इंटू वन इंटू डी 2d हो गया। दोनों की सेकेंड इमेज के बीच का डिस्टेंस 4d है तो 2 सर बाय द वे आपने लाइक उसमें I22 का B प्लस ए और बी प्लस डी है या फिर बी प्लस ए? b प्लस डी और a प्लस डी उसको ऐड डी किया। है ना? हाँ ठीक है, डी, जैसे डी प्लस है हो। दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ पे ये जनरलाइज फॉर्मूला हो गया कि अगर दो प्लेन मिरर हैं और उनके बीच में अपन कह रहे कि nth इमेज, हमें पूछा जाएगा कि दोनों की सेकेंड इमेज के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो हम कहेंगे 2 इंटू एन की जगह 2 रखेंगे इंटू डी, डी दोनों मिरर के बीच का डिस्टेंस है। अगर अपने को पूछा जाए दोनों मिरर में बनने वाली फिफ्थ इमेज का डिस्टेंस कितना होगा, फिफ्थ इमेज के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, तो हम कहेंगे 2 इंटू 5 इंटू डी, 10d के इक्वल होगा। इन टू मिरर्स एज 2 and d, ये अपन कह रहे कि डिस्टेंस होगी। एंड अपन कह रहे कि इमेजेस है और nth इमेजेस के बीच में अपन डिस्टेंस पूछा जाए तो 2 and d के इक्वल होगा। अभी एक एग्जांपल बेटा अपन देखते हैं, कंसेप्चुअल एग्जांपल। जैसे अपने को कहा गया है ए प्लेन मिरर, जैसे हमने कहा था कि प्लेन मिरर कैसी इमेज का फॉर्मेशन करता है, वर्चुअल इमेज। क्या ये रियल इमेज का फॉर्मेशन कर सकता है? ए प्लेन मिरर ऑफन फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज, a virtual image can it even form a real image? क्या ये बता रियल इमेज बना सकता है? इन जनरल अपन कह रहे कि प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करता है, क्या ये रियल इमेज का फॉर्मेशन कर सकता है? तो जब रियल मतलब कन्वर्जिंग बीम अगर इंसिडेंट हो रहा है तो ऑब्जेक्ट कैसा होगा, वर्चुअल होगा और उसकी इमेज अपने को रियल बनेगी। इस केस में अपन कह रहे कि उसकी इमेज रियल हो सकती है। मिरर है, दो पैरेलल मिरर है, डिस्टेंस अपन कह रहे कि 20 मीटर है, उनके बीच का जो सेपरेशन है वो 10 मीटर है, 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर है और उसकी दोनों की लेंथ है वो 20 मीटर के इक्वल है। अभी एक लाइट रे बेटा अपन कह रहे कि किसी एंड पर इंसिडेंट हो रहा है, जैसे अपन कह रहे हैं यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हो रही है, ये इसका नॉर्मल हो गया और इंसिडेंट होने के बाद में ये इस टाइप से रिफ्लेक्ट होगी, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। फिर दूसरी अपन कह रहे कि यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, फिर यहाँ पे इस टाइप से बेटा अपने को पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा
वो अपने को फाइंड करना। यहाँ से अपन कह रहे कि ऐसा रिफ्लेक्ट होती रहेगी। तो ये जैसे अपन कह रहे एंगल कितना बेटा 53 डिग्री, ऐसे अपन कह रहे कि ये इंसिडेंट हो रही है। और अपने को पूछा गया है कि कितने नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन होंगे। सॉल्व करो। चलो अभी बेटा अपन कहेंगे नंबर ऑफ इमेजेस या पोजीशन ऑफ इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस। जैसे एक अभी हमने जो कंसेप्ट देखा था पैरेलल, ये वाला, इसमें बेटा टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी। फर्स्ट पॉइंट तो अपने का इमेजेस के बीच में डिस्टेंस कितना है 2 है। अगर टोटल नंबर ऑफ इमेजेस की बात करें तो कितना होगा इनफाइनाइट। दो पैरेलल मिरर है तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस इन टू पैरेलल मिरर्स आर इनफाइनाइट। एक की इमेज उठा दूसरे में बनती रहेगी। इस टाइप से अपन कह रहे कि टोटल इमेजेस को हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होगी। नोटेड। अभी अपन देखेंगे नंबर ऑफ इमेजेस ड्यू टू टू मिरर्स एट सम एंगल। दो मिरर्स किसी एंगल पर है तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस अपने को फाइंड करना है। नंबर ऑफ इमेजेस ड्यू टू टू मिरर्स एट सम एंगल, किसी एंगल पर अगर है तो कितना होगा वो अपन देखते हैं। ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि दो मिरर है और दोनों मिरर के बीच में एंगल थीटा है। ये बेटा थीटा है। अभी अपन कह रहे कि इसके बीच में कहीं एक ऑब्जेक्ट रखा है बेटा, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और ये एंगल सपोज अल्फा है, तो ये भी एंगल क्या होगा बीटा के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे अभी देखो एक का जो ऑब्जेक्ट है उसका एक एंगल अल्फा दूसरा बीटा है, तो इमेजेस अपन फाइंड कैसे करेंगे। ये अपन कह रहे कि मिरर M1 है, ये बेटा M2 है, और अल्फा प्लस बीटा को अपन कह रहे कि थीटा के इक्वल है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बेटा थीटा के इक्वल है। अपने को नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड करना। देखो कैसे अपन फाइंड करेंगे, तो इसमें अपन कहेंगे कि फर्स्ट मिरर M1 है, सेकेंड बेटा M2 है। फर्स्ट मिरर में बेटा इमेज अल्फा एंगल पे बनेगी, सेकेंड मिरर के अंदर इमेज बीटा एंगल। जितना डिस्टेंस होगा बेटा ऑब्जेक्ट का उतना डिस्टेंस इमेज का होगा। फिर हमें क्या करना है, जैसे अपने प्लेन मिरर में पैरेलल मिरर में किया था उस दोनों के बीच का एंगल क्या थीटा। तो नेक्स्ट इमेज अपन कहेंगे सेकेंड इमेज वो बीटा प्लस थीटा पे बनेगी, और M2 के अंदर सेकेंड इमेज अल्फा प्लस थीटा पे बनेगी। इस टाइप से बेटा अपन कह रहे कि हम इसको फर्दर अगर थर्ड इमेज की बात करें तो अल्फा प्लस 2 थीटा हो गया, और ये बेटा बीटा प्लस 2 थीटा के इक्वल होगा। ऐसे इमेज का फॉर्मेशन होगा। अभी बेटा अपन कहेंगे कि ये तब तक अपने को रखना है जब तक अपन कह रहे कि ये लेस देन 180 हो। ये भी अपन कह रहे कि लेस देन 180। 180 से ज्यादा होते इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा, वो उसके फील्ड ऑफ व्यू में नहीं आएगा। तो अपन कह रहे कि जो अल्फा प्लस थीटा अपन ऐड कर रहे हैं वो अपन कह रहे कि लेस देन 180 होना चाहिए। फिर अपन एक पॉइंट यहाँ पे ये याद रखेंगे, इफ, सर कैन यू रिपीट कि 180 के 180 हाँ, से कम क्यों हो जाए। क्योंकि अपन कह रहे कि 180 से अगर अपन कह रहे M1 उसकी 180 मतलब ये हो गया वो यहाँ कहीं पर ऑब्जेक्ट होगा तभी तो इमेज इसके अंदर बनेगी। अगर 180 से एंगल ज्यादा लेंगे तो वो यहाँ पे आ गया तो वो इस मिरर के फील्ड व्यू में आएगा ही नहीं।
उसकी इमेज बनेगी नहीं। अच्छा। तो इमेज बनने के लिए ऑब्जेक्ट है वो मिरर के फील्ड ऑफ व्यू में आना चाहिए, तभी तो इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो अभी अपन कह रहे हैं कि इफ एल, दूसरा अपन कहेंगे कि जैसे ये वाला एंगल हो गया प्लस ये हो गया और प्लस ये हो गया, इन तीनों का सम अगर 360 है तो हम कहेंगे लास्ट इमेज विल कॉन्साइड। मतलब हम कह रहे हैं इफ अल्फा प्लस 2 थीटा बेटा प्लस थीटा एंड प्लस बीटा प्लस 2 थीटा equals to 360, then last image will coincide. Last image will coincide. लास्ट इमेज अपन कह रहे कि कॉन्साइड होगी। अल्फा प्लस 2 थीटा प्लस बीटा प्लस 2 थीटा अगर वो 360 के इक्वल है तो लास्ट इमेज कॉन्साइड होगी। तो उस केस में अपन कह रहे कि नंबर ऑफ इमेजेस की हम बात करेंगे। नंबर ऑफ इमेजेस नंबर ऑफ इमेजेस दैट विल बी, टोटल नंबर काउंट करेंगे उसमें से वन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, n माइनस वन के इक्वल होगा। अभी उसको एक एग्जांपल से अपन एक्सप्लेन करेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप से अपन n माइनस वन करेंगे। इमेजेस फॉर्म, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म अपने को फाइंड करना, फाइंड करो। जैसे अभी हमने मेथड बताया उसी में, इसमें एक इसके अलावा फॉर्मूला भी होता है, बट फॉर्मूले में हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, बार बार पढ़ोगे भूल जाओगे, उसमें बहुत सारे केसेस होते हैं। उससे बेस्ट यही रहता है कि अपन 1-2 मिनट लगता है और उस टाइप से अपन ड्रॉ कर लेते हैं। देखो बेटा कैसे करेंगे, ये जैसे फर्स्ट m1 इसे 1 मिनट हो रहा है। हाँ, नहीं लगे यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने ऊपर से किया, और ओके। वैसे मैंने 2 बार काउंट कर दिया इसलिए। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इमेजेस। एक प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर अपन कह रहे कि इस डायरेक्शन में vm इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। एक ऑब्जेक्ट है वो 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और अपनी को इमेज की वेलोसिटी फाइंड करना है। फाइंड vi। कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ से बेटा आपने कहा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर हो। मैंने उल्टा ले लिया, एक मिनट। को पूछा गया है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज अपने को फाइंड करना है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल्स टू बेटा माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर है। मीन्स यहाँ पे अपन कहेंगे कि वेलोसिटी ऑफ इमेज ये हो गया माइनस वी नॉट प्लस बेटा टू वी एम हो गया। विथ साइन बेटा अपन पुट करेंगे इसमें, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो ये -10 हो गया, सेम एज इट इज बेटा ये 2 हो गया। मिरर की डायरेक्शन नेगेटिव है तो -5 लिख दिया। तो यहाँ से अपनी कितना मिला बेटा -20 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब इमेज है वो इस डायरेक्शन में मोशन करेगी, नेगेटिव डायरेक्शन में, 20 मीटर पर सेकेंड के इक्वल होगा। ये इमेज की वेलोसिटी। जब पैरेलल डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उस केस में अपन कह रहे कि ऑब्जेक्ट और इमेज की वेलोसिटी सेम होगा।
जब मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चेंज होता है तो अपन कह रहे कि डायरेक्शन नेगेटिव हो जाता है, और मिरर अगर मोशन करे तो उसका भी इफेक्ट आ जाएगा। तो कर्व मिरर इज पार्ट ऑफ होलो स्फीयर। जैसे बेटा अपन कह रहे कि अगर मैं कॉनकेव मिरर की बात करता हूँ तो ये जैसे एक स्फीयर है, और उस स्फीयर का एक पार्ट अपने लिया, और उसको अपन क्या कर रहे हैं, अंदर की सरफेस को रिफ्लेक्टर बनाया। रिफ्लेक्टर बनवाने के लिए हम क्या करते हैं, सिल्वर पॉलिश करते हैं। तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। जिस तरफ सिल्वर पॉलिश होती है और पीछे की तरफ कोटिंग होती है, कलर होता है, तो अपन कह रहे कलर कोटिंग रहता है। तो जो सिल्वर पॉलिश वाला पार्ट है उसको अपन रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहेंगे। ये कॉनकेव मिरर है, दैट इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। इस कॉनकेव मिरर का, इसको अपन कहेंगे इसका प्रिंसिपल एक्सिस, जो, और ये जो पॉइंट है दैट इज कॉल्ड पोल, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। और इस स्फीयर का जो सेंटर है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। दूसरा अपन कह रहे कि अगर हम आउटर सरफेस को रिफ्लेक्ट करें, जैसे ये अपने पास एक स्फीयर है और उस स्फीयर का एक पार्ट लिया और हमने इनर सरफेस को कलर कोटिंग किया और आउटर को सिल्वर पॉलिश किया, तो अभी जो अपन कह रहे कि मिरर होगा उसको अपन कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर, दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे होगा, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो दो टाइप के अपन कर्व मिरर यहाँ पे यूज करेंगे, एक कॉनकेव मिरर और दूसरा अपन कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। नोट डाउन करो उसको। जैसे अभी हमने कहा था कि अगर मैं कॉनकेव मिरर ड्रॉ करता हूँ, ये बेटा कॉनकेव मिरर है, एक कॉन्वेक्स मिरर है, इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। कॉनकेव मिरर का इनर पार्ट रिफ्लेक्टर होता है, कॉन्वेक्स का आउटर पार्ट रिफ्लेक्टिंग होता है। इसका जो सेंटर होगा दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो मिडल पार्ट है उसको अपन पोल कहेंगे, दैट इज कॉल्ड पोल। ये प्रिंसिपल एक्सिस है और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे होगा, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। अभी अपन कह रहे हैं कि अगर कोई लाइट पैरेलल रिफ्लेक्ट होती है तो वो जिस पॉइंट से पास होती है उसको अपन फोकस कहेंगे। तो ये अपन कह रहे हैं कि एक पैरेलल बीम है और वो जिस पॉइंट से पास होता है उसको अपन फोकस कहेंगे, तो दैट इज द फोकस पॉइंट। और यहाँ पे रिफ्लेक्शन लॉ फॉलो करेगा, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, और यहाँ पे अपन कह रहे कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी हो गया, ये नॉर्मल हो गया, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर होगा, जैसे यहाँ पे अपन कह रहे कि इस डायरेक्शन में, और ये इसको पीछे एक्सटेंड करे तो ये यहाँ से पास होता हुआ जस्ट फिल होगा, इसमें फोकस पॉइंट वर्चुअल होता है। ये अपन कह रहे कि फोकस एफ हो गया, ये ऐसे आ रही थी, और इसमें अभी इसमें फर्स्ट पॉइंट बेटा अपन डिफाइन करेंगे, दैट इज पोल। तो यहाँ पे अपन पोल को अगर डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं पोल इज एनी पॉइंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर। किसी भी पॉइंट जहाँ से हम रेफरेंस के लिए ले सकते हैं, तो पोल इज द एनी पॉइंट
on any point on the reflecting surface of the mirror surface of the mirror। और अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको हम सेंटर मिरर का सेंटर पॉइंट लेते हैं, है ना, डायग्राम को अच्छे से ड्रॉ करने के लिए अपनी कन्वीनियंस के लिए। फॉर कन्वीनियंस we take it as the central of the mirror। मिरर का जो सेंटर पॉइंट है उसको अपन मोस्टली पोल से डिनोट करेंगे, पी पॉइंट से डिनोट करेंगे। फिर अपन सेकंड बात कर रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस अभी अपन कह रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहेंगे, तो पोल और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसको जो मिलाने वाली लाइन है उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। द लाइन पासिंग थ्रू सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल पी, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर उसको अपन क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब जो स्फेरिकल मिरर है, जिस स्फेयर के बने होते हैं उसका जो सेंटर पार्ट है उसको अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर सी कहेंगे। तो यहाँ पे अपन करें दिस इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर of which the mirror is part। the mirror is a part, जिस मिरर का वो पार्ट है उसका जो सेंटर होगा उसको बेटा अपन क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी कहेंगे। और उसकी जो रेडियस है उसको बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर इसको मोस्टली आर से डिनोट करते हैं, दैट इज रेडियस ऑफ स्फीयर। जिस स्फीयर से वो बने होते हैं उसकी जो रेडियस है वो रेडियस ऑफ स्फीयर होगा। और रेडियस ऑफ स्फीयर बेटा पोल और सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है उसको अपन रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। ये जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड आर बेटा, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। नोट करो, वेरी स्मॉल एंगल विथ नॉर्मल at the point of incidence, at the point of incidence or these are close to the principal axis, close to the principal axis। प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज होगी तभी वे वेरी स्मॉल एंगल बनेगा, उसको अपन पैरेक्सियल रे कहेंगे। जैसे अपन कह रहे कि ये एक कर्व मिरर है, कर्व में कॉनकेव मिरर है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पे अपन कह रहे कि पैरेलल एक लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है, आफ्टर इंसिडेंट फोकस से पास होगा, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये सी है, ये एफ है, ये एंगल आई है। तो अपन कह रहे कि आई है वो वेरी स्मॉल होना चाहिए, तब जाके अपन कह रहे कि ये
पैरा एक्सियल होगा। अगर आई ग्रेटर है तो अपन फिर इसको पैरा एक्सियल नहीं लेंगे। फिर सेकेंड बेटा अपन बात करते हैं मार्जिनल रे। मार्जिनल रे, मार्जिनल बीम या मार्जिनल रे भी इसको कह सकते हैं। तो ये मार्जिनल रे हैविंग लार्ज एंगल का, इसका एंगल कंपेरेटिव लार्ज होता है, लार्ज एंगल मतलब अपन कह रहे हैं और फार फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस, फार फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस से अपन कह रहे कि काफी दूर है, तो उस टाइप के बीम या रे को मार्जिनल रे कहेंगे। यहाँ पर ये फोकस एफ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब बेटा अपन कहेंगे कि अगर हम डिस्टेंस, फर्स्ट पॉइंट अपन कहेंगे डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर फ्रॉम पोल पी, बेटा पी से अपन डिस्टेंस को मेजर करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट अपन कहेंगे डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पॉइंट पी। सबसे पहला पॉइंट अपने को याद रखना है कि डिस्टेंस अपन जो पॉइंट पी या पोल से मेजर करेंगे। सेकेंड पॉइंट, अगर हम डिस्टेंस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे मेजर करें तो हम पॉजिटिव लेते हैं। हम यहाँ पर कहेंगे if the distance is measured along the direction of incident along the direction of incident we take positive, we take positive, and in reverse we take negative। जैसे अपन कह रहे हैं कि अगर मैं इस डायरेक्शन में डिस्टेंस को मेजर करता हूँ तो वो पॉजिटिव लेंगे, इस डायरेक्शन में डिस्टेंस को मेजर करता हूँ वो नेगेटिव। डिस्टेंस मेजर कहाँ से करना है, पोल से। और डिस्टेंस अगर अपन इंसिडेंट डायरेक्शन की, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो पॉजिटिव, और ऑपोजिट डायरेक्शन मेजर करेंगे तो नेगेटिव। थर्ड पॉइंट बेटा अपन यहाँ पे कहेंगे इफ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है तो हम पॉजिटिव लेंगे, है ना। द डिस्टेंस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस हम पॉजिटिव लेंगे और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव लेंगे। द डिस्टेंस above the distance above the principal axis we take positive, and below the principal axis we take negative। मतलब अगर हम ऐसे डिस्टेंस मेजर करेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, डाउनवर्ड डिस्टेंस को अपन नेगेटिव लेंगे। इसमें बेटा इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे पॉजिटिव लेंगे और इस डायरेक्शन में नेगेटिव, ऊपर की डायरेक्शन में पॉजिटिव और डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव से ऊपर। ये इसका साइन कन्वेंशन अपन यूज करेंगे। रूल 4, इमेज फॉर्मेशन, image formation by curve mirror, by curve mirror that is only valid for paraxial ray। यहाँ पे अपन कहेंगे only for paraxial ray। मार्जिनल रे है तो अपन ये वैलिड नहीं होगा, तो only for paraxial rays
हम ये यूज करेंगे। और ये जो रूल्स मोस्टली बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन लॉ, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर पर बेस्ड है। तो अगर अपने को पूछा जाए कि लॉ किस पर बेस्ड है, तो बेस्ड ऑन एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पर बेस्ड है। फर्स्ट पॉइंट बेटा अपन कहेंगे, अगर कॉनकेव मिरर पर लाइट पैरेलल अगर इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास होगी। फर्स्ट रूल अपन देखेंगे, ए लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस reflection after reflection, light ray parallel to the principal axis after reflection from the mirror passes through its focus। its focus मतलब अपन कह रहे कि फोकस से पास होगा। ये फर्स्ट पॉइंट अपन कह रहे। ये जैसे अपने पास पैरेलल रे है, इंसिडेंट हो रही है, फोकस से पास हुआ, ये पैरेलल इंसिडेंट हुआ, फोकस से पास होगा। तो पैरेलल आ रही है, वो अपन कह रहे कि फोकस से पास होगा। इस पॉइंट को फोकस करें। और इसका वाइसे वर्सा भी पॉसिबल है कि अगर अपन कह रहे हैं फोकस से जाती हुई लाइट रे अगर इंसिडेंट होती है, इसका वाइसे वर्सा वो भी पॉसिबल है। ये जैसे प्रिंसिपल एक्सिस है, और हम कह रहे कि फोकस से जाती हुई लाइट रे इंसिडेंट होती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दैट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई फोकस से जाती हुई लाइट इंसिडेंट होती है और मिरर पर, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सेकेंड पॉइंट, अगर अपन कह रहे हैं कि एक रे है, if a ray passing through the center of curvature retraces its path after reflection। रिफ्लेक्शन के बाद में अपन कह रहे कि वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगा। देखो कैसे, ये जैसे अपने पास कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर अपन कह रहे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई इंसिडेंट होगी, तो वो फर्दर उसी पाथ को रिट्रेस करेगा। ये ऐसे होता है, ये सी हो गया। ये अपन कह रहे कि रूल नंबर 2 है। अभी अपन कह रहे कि नोट करके अपन लिखेंगे, जब भी इमेज का फॉर्मेशन करना है तो एटलीस्ट 2 रेज का मीट होना जरूरी है। 2 रिफ्लेक्टेड रे एटलीस्ट मीट होगी, वहां पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे अपन कहेंगे फॉर इमेज फॉर्मेशन एटलीस्ट 2 reflecting rays will meet the। अपन कह रहे कि इमेज अगर फॉर्मेशन करना है तो एटलीस्ट 2 रिफ्लेक्टिंग रेज है, वो अपन कह रहे कि मीट करेगी। Okay.
आज अपन इतना ही रखते हैं। इसके आगे मेजर पोर्शन इसके आगे स्टार्ट होगा। अभी ये सब एनसीईआरटी में आप देखोगे तो इससे रिलेटेड ज़्यादा नहीं दिया हुआ है, बट अपन नीट में अगर एग्जाम में देखोगे तो इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, क्योंकि उन्होंने रिफ्लेक्शन एक एनसीईआरटी एक दो पेज में कंप्लीट कर लेती है। बट आप क्वेश्चन देखोगे नीट में पीवाईक्यू तो बहुत सारे क्वेश्चन इससे कंसेप्ट से रिलेटेड पूछे जाते अच्छा ठीक है। हैं। ठीक है। और मैंने आपका ठीक है। इसकी रे ऑप्टिक्स की शीट भेजी है क्या? नहीं। ओके, मैं भेज देता हूँ शीट है। ओके, बाय। थैंक यू सर।